ठीक है जी, सो मैं ऑडिबल हूँ। सो अभी है ना, अभी तक हमने 2024, 23, 22 एंड 21 का डिस्कशन किया है, जो भी PYQ बैच चल रहा है अभी। तो आज 2020 का स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो तुम लोग सॉल्व करो, पूरा कंप्लीट कर लो और 2-3 बार सॉल्व कर लो रिपीटेडली, जितनी बार कर सकते हो, सो दैट आप फिल्टर हो जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस है जो आपको सीखने की ज़रूरत है, तो वही पूछो। जब कई बार सॉल्व करोगे तुम्हें खुद समझ आ जाएगा तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता है। बताओ जिन लोगों ने ट्राई किया, क्वेश्चन नंबर बताओ, चैट में बता सकते हो या अनम्यूट करके भी बता सकते हो। ये है कोई डाउट? आप ट्राई करके आए हो 2020 का पेपर? कैसे देखने आए हो, किसके क्या डाउट है? देख लो, जिन लोगों ने सॉल्व किया देख लो, जो सॉल्व नहीं किया हो मत पूछो डाउट, ठीक है। जो सॉल्व किए हो वही डाउट पूछो, ये ताकि सच में समझे डाउट, जब सॉल्व करना तब फिर डाउट पूछना, ये है। और अगर सब हो गया है तो बहुत अच्छा, ये अच्छा, जनरली कंप्लीट कर लो उतना अच्छा है। हाँ जी। कुछ पूछना है क्या सोहम तुम्हें? क्यों हैंड रेज कर रहे हो बताओ? माइक तो ऑन है ना? अच्छा। वो चैट वुड का ऑप्शन ऑफ है क्या? ओ अच्छा अच्छा, सारे ऑप्शन ऑफ। तो बताए कैसे? ओके। हैं? नहीं वो ऑफ था ना, चैट भी ऑफ था। ठीक है, चैट में बता सकते हो या है ना, क्वेश्चन नंबर ऐसे चैट में ही बताओ, सही रहेगा। अच्छा हाँ, माइक ऑफ था, चैट भी ऑफ था, सारा ऑफ था इसमें। तो ठीक है, 2022 के पेपर में जो भी क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व किए हैं, जो पूछना है वो पूछो। ये है फिर ऐसे ही मैं 2005 तक चलूंगा, और जिसका होगा ठीक है, नहीं डाउट होगा तो हो गया तो अच्छा बात है। सॉल्यूशन ऑलरेडी, रिटर्न सॉल्यूशन 2024 25 तक सबका पास है ही, है ना। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डाउट जिनके हैं 10 से 20 में क्या है? 15, उससे पहले कोई नहीं है ना, चलो 15 नंबर पे आते हैं। रिटर्न सॉल्यूशन है, लेकिन रिटर्न सॉल्यूशन होने से मैं फिर से कह रहा हूं, तो अपने पेन खुद से अपने हाथों से लिखोगे ना, तो और खुद से बिना कोई सोल्यूशन देके खुद से सॉल्व करके देखो, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है और जो फाइंड करना है वो खुद से जब फाइंड करोगे तो तुम्हें खुद रियलाइज होगा तुम्हें अभी तक आया कि नहीं आया, है ना। जो नहीं आया वहां सीखना है, उसके लिए थ्योरी नहीं आता थ्योरी पढ़ेंगे, जो अप्रोच नहीं पता है तो पूछो, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी के लिए क्या है, 15 नंबर ना। चलिए, तो क्या करें, द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलॉइड दिस एंड द प्लेन दिस इज गिवन बाय दिस। तो पूछ रहा है बताओ बीटा वाई की जगह क्या आएगा और अल्फा की जगह क्या आएगा, यही क्वेश्चन है। सो ये क्या होगा, ठीक है। सो आपको ये बताने हैं।
देखो, तो इसका ग्राफ बनाओ। जैसे अभी मान लो वाई स्क्वायर नहीं होता तो जेड बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता, तो इसमें 3D है ना ये, तो मान लो ये जेड है ना। जैसे अभी मान लो जेड को अगर मैं 0 रख दूं तो ये हो जाएगा ओरिजिन 0 0 0। अगर जेड को 1 रखूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जेड को 2 रखूंगा, इस तरीके से चलता रहेगा और जेड की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी, है ना। तो इसका जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा है। तो समझ आ रहा है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ऐसा मान लो, ठीक है। तो ये अभी ग्राफ किसका बनाया मैंने, है ना, ये जैसे ग्लास की तरह, लेकिन यूनिफॉर्म तो नहीं है ना, उस तरह से समझ लो कुछ लेकिन इस तरह से है ना, जो भी क्या कहते हो कटोरा या टोपी जैसे होता है ना उस तरह से। तो लेकिन ये कोन नहीं है ना, ये इस तरह से पैराबोला इसका, इस तरह से। तो ये कर्व है हमारे पास पैराबोलॉइड है ना। तो अब पूछ के रहा है जेड बराबर 2y एक प्लेन है, तो जेड बराबर 2y एक प्लेन है। हालांकि जेड वाई प्लेन में बनाएंगे तो लाइन होगी, लेकिन अभी ये प्लेन है। तो जेड वाई है ना, जेड बराबर 2y प्लेन, तो एक्स कुछ भी रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो बेटर है मैं इसमें ऐसा कर देता हूँ, ये वाई एक्स, सो ये एक्स और ये वाई, ठीक है। तो y और z में प्लेन है, तो लाइन मुझे बनाना पड़ेगा y z में, z बराबर 2y है ना, z इज इक्वल टू 2y, ठीक है। गिवन बाय दिस। हालांकि ग्राफ की जरूरत नहीं है, देखो ग्राफ बिना बनाए भी काम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि वॉल्यूम होता क्या है, ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब जहां से मैंने वहां से स्टार्ट करा, तो डी एक्स डी वाई डी जेड से या डी जेड डी वाई डी एक्स से, तो यहाँ इन्होंने ऑर्डर चेंज किया होगा मुझे ऐसा लगता है, या जैसे इन्होंने जिस ऑर्डर में लिखा मैं उसी ऑर्डर में लिख देता हूँ। चलो डी एक्स डी जेड डी वाई, चलो ये वॉल्यूम है। अभी जरा समझो, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्स की लिमिट लिखनी है वाई और जेड के टर्म में, ठीक है ना। तो एक्स की लिमिट हम लिखेंगे वाई और जेड के टर्म में। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, ऐसे हिंट दे रहा है वो। तो एक्स की जब वैल्यू निकालोगे ना, तो प्लस माइनस रूट अंडर जेड माइनस वाई स्क्वायर आएगा, सही है। और वैसे ये बता ही रखा है आपको, तो आपको इतना सोचना नहीं यहाँ पे। तो जेड की जो लिमिट है ना, जेड की जो लिमिट है ना, यहाँ से जैसे अगर कोई जेड के पैरेलल कोई स्ट्रिप बना लोगे, तो इधर सर्कल है, ये भी सर्कल है ना, तो एक साइड आएगा नेगेटिव, एक साइड जेड पॉजिटिव, ये वैसा ये साइड तो मुझे लगता है ना, ग्राफ सही बनाया ना। तो ये जेड नेगेटिव तो इस साइड होगा, अच्छा एक्स है ना, तो एक्स एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, ये एक्स की वैल्यू एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जेड की लिमिट आई, तो ये आ जाएगी रूट अंडर जेड माइनस वाई स्क्वायर से रूट अंडर जेड प्लस में ना जेड माइनस वाई स्क्वायर तक। तो इसका तो कोई टेंशन है ही नहीं, मेनली हमें क्या देखना है डी जेड डी वाई में, है ना। तो डी जेड डी वाई में लिमिट क्या लिखोगे, तो एक काम करो, अभी इतना तो क्वेश्चन में ही दे रखा था, हम सीधा सीधा एक काम करते हैं, हम बनाते हैं ग्राफ, क्योंकि मुझे मेनली कंसर्न है जेड और वाई में लिमिट क्या होगी, तो हम जेड वाई में ग्राफ बनाते हैं प्लेन में, ठीक है। सो मान लो अभी के लिए ये वाई ले लेते हैं, ये जेड ले लेते हैं, चलो अभी के लिए, ठीक है। जैसे एक्स वाई प्लेन बनाते हो ना, तो वैसे हमने वाई जेड प्लेन बनाए। अब क्या करना, मुझे वाई जेड की लिमिट चाहिए। देखो एक्स का काम हो चुका है, तो तुम एक्स में क्या कर सकते हो, तुम चाहो तो एक्स को गायब कर सकते हो, है ना। अगर उसका हम प्रोजेक्शन लेते एक्स एक्सिस पे तो क्या आता, क्वेश्चन ये है, अगर हम एक्स एक्सिस पे इस कर्व का प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, तो खुद ही पता चल जाएगा यहाँ से। देखो अभी के लिए एक्स को तुम 0 रख दो, मान लो एक्स को मैंने 0 रख दिया, तो एक्स को मैं 0 रखने का क्या मतलब है, एक्स बराबर 0 किस कर्व की इक्वेशन है, या एक्स बराबर 0 3D प्लेन में किसकी इक्वेशन है, जैसे एक्स वाई प्लेन में एक्स इज इक्वल टू 0 वाई एक्सिस की इक्वेशन है इन एक्स वाई प्लेन, है ना। हाँ, तो जैसे एक्स इज इक्वल टू 0 आप प्लेन में करेंगे तो ये क्या आएगा, सो दैट विल बी हाँ ओके। चलिए, तो मैं कह रहा हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स को यहां 0 रख दो, बिकॉज वी आर इन द वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन में हर पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगी, ठीक है, 3D में।
जैसे आप बोलते हो कि एक्स एक्सिस पे हर पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगी, वाई एक्सिस के ईच पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगी, वैसे ही ये वाई जेड प्लेन बनाया मैंने, जिसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो मैं वाई जेड प्लेन में ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, तो हमने एक्स को यहाँ पे हम जीरो रख देंगे बिकॉज इट इज वाई जेड प्लेन, तो एक्स जीरो होगा हमेशा। तो एक्स को जीरो रखें, कर्व क्या मिलेगी, जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड जेड इज इक्वल टू टू वाई। अब इसका ग्राफ तो इजिली आप बना सकते हो, है ना, जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड जेड इक्वल टू वाई। तुम्हें जैसे कंफर्टेबल लगे, जैसे मान लो अभी मैं जेड यहाँ ले लेता हूँ, चलो तो जेड यहाँ ले लेता हूँ, वाई यहाँ ले लेते हैं, तुम्हारी मर्जी जैसे तुम्हें ठीक लगे। तो जेड बराबर वाई स्क्वायर, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ द कर्व जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड जेड इज इक्वल टू टू वाई। तो इसमें क्या होगा, जेड को जीरो, वाई एक तो ओरिजिन पॉइंट होगा जहाँ से पास करेगी, और सेकेंड पॉइंट अगर आप कंसिडर करोगे तो एक तो ये जीरो जीरो है ना, और दूसरी पॉइंट क्या है, जब मैं वाई को वन रखूंगा जेड टू होगी। तो रफली बना लो कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे ये टू है, जब वाई वन है तो जेड टू है, दिस पॉइंट इज 1,2। अब देखो इनके बीच में क्या है, विच पोर्सन, सो इसके बीच में ये वाला रीजन है, तो मुझे इस रीजन पे एक्चुअली इंटीग्रेट करना था। हमारा कंसर्न तो जेड वाई का ही है, क्योंकि एक्स का लिमिट तो इन्होंने खुद ही दे रखा है, तो हमें तो वाई जेड की लिमिट ढूंढनी है ना, तो इसलिए हमने वाई जेड प्लेन का ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब हमें वाई जेड की ही लिमिट बच चाहिए, तो अभी जेड की लिमिट लो वाई के टर्म्स में, तो जब जेड की लिमिट ले तो क्या करते हैं, जेड के पैरेलल एक स्ट्रिप ड्रॉ कर लो। तो जेड के पैरेलल अगर आप एक स्ट्रिप ड्रॉ करोगे, ये ड्रॉ कर लिया, तो ये क्या है लाइन, जेड बराबर वाई स्क्वायर, ये क्या है लाइन, जेड बराबर टू वाई, तो ये है जेड इज इक्वल टू टू वाई और ये है जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो जेड की लिमिट होगी वाई स्क्वायर से टू वाई। अब इसका प्रोजेक्शन लो वाई एक्सिस पे, कि वाई एक्सिस कितना इन्वॉल्व है, तो जीरो से वन, मतलब प्रोजेक्शन तो जीरो से वन। अब खुद कंपेयर करके देख लो क्या आंसर आएगा, समझ आ गया कि नहीं, ये वॉल्यूम है, कंपेयर बोथ एंड यू विल गेट ओके। तो ये जो बीटा वाई है ये हमारा एक्चुअली वाई स्क्वायर है, तो बीटा वाई जो है वाई स्क्वायर होगा, यहाँ ये हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा, है ना, इन दोनों में से एक होगा। अल्फा, यहाँ अल्फा है यहाँ वन है, तो अल्फा वन होगा, तो ये सही ये गलत जी। सर पी में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या करेक्ट है, ऑप्शन सी। तो हमने किसका लिमिट लिखना था, जेड वाई, हाँ हाँ हाँ, 2,4 पे कट करेगा। अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ किया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमने वाई को वन रखा था ना, ओ अच्छा एक मिनट, इन दोनों का जरा सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा। अच्छा मैंने शायद यहाँ पे लिखने में शायद गलती किया, नहीं हाँ वो मैंने शायद पॉइंट लिखने में गलती किया है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, हाँ वो मैंने शायद इंटरसेक्शन पॉइंट गलत निकाले हैं। तो z बराबर टू वाई, जैसे दो कर्व का जब इंटरसेक्शन पॉइंट लेना होता है तो क्या होता है, तो ये हमें देखना पड़ेगा दोनों कर्व कहाँ कटेगा, यहाँ लिखने में मैंने गलती किया ना, सो मैंने ऐसे पॉइंट ले लिया रैंडमली ना, एक मिनट, वो लाइन के पॉइंट है, जरूरी थोड़ी कर्व के पॉइंट है, तो वो मैंने वहां गलती किया शायद। तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई, ठीक है ना, तो सॉल्व करो कितना आता है, वाई बराबर जीरो वाई बराबर टू। अच्छा सो इन दोनों पॉइंट पे कटेंगे एक्चुअली, तो यहाँ मैंने गलती से वन लिखा है, ये टू होगा, मतलब जो पॉइंट मैंने लिया था ना 1,2 वो यहाँ पे है एक्चुअली, वो ये पॉइंट है, क्योंकि मैंने तो ये ध्यान नहीं दिया ना कि वो पॉइंट तो इस पे भी होने चाहिए, इस पे भी होने चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट तभी होगा, तो इसलिए मैथमेटिकली निकालना चाहिए पहले, वरना गलती हो जाती है ना। वाई स्क्वायर इज टू वाई, तो वाई स्क्वायर इज टू वाई, वाई इज जीरो वाई इज टू, ओके यस सर हो गया, ठीक है ना, अब सही हो गया ना। तो ये 4 होगा, यहाँ पे 1 था, तो मैंने भी क्या लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट ले लिए थे, 0 0 और 1 2, तो वो तो ड्रॉ कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ गलती से अज्यूम कर लिया कि ये पॉइंट कर्व पे है, लेकिन वो कर्व इस पे तो नहीं है ना, वो पॉइंट जो मैंने लिया था 1 2, 1 2 इज नॉट ऑन दिस, राइट, चेक कर लो, तो इसलिए मैंने वहां गलती किया है, तो ये 2 4 होगा, तो वो यहाँ से है ना, इसलिए पहले मैथमेटिकली डिसाइड कर लेना चाहिए सॉल्व करके कि ये दोनों कर्व कहाँ पे कटते, जो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन होगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इसका साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ये आया y0 y2, जब y0 है तो z0 है, जब y2 है तो z4 है, तो एक्चुअली ये 2 4 होगा, जो कि मैंने गलती से 1 2 लिखा था, ठीक है, अब सही है। तो देख लो अब क्या करेंगे, तो इसका प्रोजेक्शन 0 से 2 है ना, ठीक है, ये मैंने यहाँ गलती किया था, सो ठीक है। अब देख लो एक बारी, तो मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट में गलती हुई थी, ये पहले पॉइंट निकाल लो, सो दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज 2,4 नॉट 1,2, क्योंकि 1,2 लाइन पे है, इस कर्व पे नहीं है, तो वो मैं ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो अब सही है, देख लो कि जिनका डाउट है स्पेशली तो ये सर हो गया सर। हाँ ठीक है, तो ये आपका है 15 नंबर। अब अगला आते हैं
15 के बाद 18, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि M be the n क्रॉस n नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको तो पता ही है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसकी एक आइगन वैल्यू जीरो होगी। मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जरूरी नहीं जीरो होगी, मतलब ऑल आइगन वैल्यू विल बी आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी, है ना। जरूरी नहीं कि जीरो ही होगी, जीरो होने की गारंटी तब मिलेगा जब ऑड ऑर्डर का है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर का है तो इसकी आइगन वैल्यू जीरो ही होगी। अभी के लिए जीरो या प्योरली इमेजिनरी, है ना। धुआं कहाँ से आ रहा है, एक मिनट। तो सो तो पूछा क्या है, द मैट्रिक्स दिस इज, तो आसान तो है। जैसे एम ट्रांसपोज मुझे दे रखा है माइनस एम, यही है। अब आपको मान लो अभी के लिए उसका नाम मैंने मैट्रिक्स ए रख दिया। ए मैट्रिक्स क्या है, आई माइनस एम इंटू आई प्लस एम का इनवर्स। अब तुम्हें सिंगुलर चेक करना है, तो सिंगुलर के लिए चेक करना होगा क्या इसकी आइगन वैल्यू। तो हमें पता है कि जो m है उसकी आइगन वैल्यू या तो जीरो होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी, इस टाइप का, है ना। तो जो i माइनस एम है इसकी आइगन वैल्यू या तो वन माइनस जीरो मतलब वन, या वन आयोटा, है ना, आयोटा के साथ प्योरली इमेजिनरी ए आयोटा, तो प्लस माइनस ए आयोटा होगी। i प्लस एम की जो आइगन वैल्यू है, एक मिनट किसका लिखा मैंने, i प्लस एम का लिख दिया, वही बात है। तो वन माइनस जीरो उल्टा हो जाएगा, प्लस का कर दो। i माइनस एम की क्या होगी, तो i माइनस एम की आइगन वैल्यू आ जाएगी कितना जी, वन, और फिर यहाँ वन माइनस प्लस ए आयोटा, यही ना, देख लो। सो नाउ क्या होगा अभी के लिए, तो क्वेश्चन ये है क्या ये सिंगुलर होगा। तुम्हें लगता है इसका प्रोडक्ट कभी जीरो हो सकता है। अगर मतलब अभी तो मैं 3 क्रॉस 3 अज्यूम करके कर रहा हूं, बट कोई भी ऑर्डर का हो, n क्रॉस n है तब भी यहाँ प्लस माइनस बी होगा, यहाँ वैसे ही वन प्लस माइनस बी होगा, यहाँ वन माइनस प्लस बी होगा। बट क्वेश्चन इसका प्रोडक्ट कभी जीरो आ सकता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, क्योंकि यहाँ जो मिलेंगे वो कॉन्जुगेट ही मिलेगा तुम्हें। और a प्लस आयोटा भी, a माइनस आयोटा भी को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, जो कि हमेशा पॉजिटिव रहेगी, है ना। जीरो तो नहीं आएगी क्योंकि जीरो जब सारे जीरो होंगे तभी जीरो आएगी। और बोला है कि एम जो है जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है, तो जीरो मैट्रिक्स नहीं है इसका मतलब जीरो तो नहीं आएगी, तो सिंगुलर तो नहीं होगा, ठीक है। आयोटा, ठीक है, यहाँ भी आयोटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी आइगन तो जीरो होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी। ओके, सिमेट्रिक के लिए क्या करना, तुम ए ट्रांसपोज निकालो, और ए ट्रांसपोज देखो एक इक्वल आता है क्या, ये तो तुम्हें खुद चेक करना चाहिए। ऑर्थोगोनल के लिए क्या चेक करना होगा, है ना, तो ए ट्रांसपोज फाइंड करो, ट्रांसपोज निकालना आता है यूज करो, बताओ। उसके लिए ऑर्थोगोनल के लिए तुम्हें चेक करना होगा ए इंटू ए ट्रांसपोज आई आता है क्या। आइडेम्पोर्टेंट के लिए क्या चेक करना होगा, तो ये भाई खुद से चेक करके बताओ तुम लोग। ए तुम्हारा ये है, ए ट्रांसपोज ए आएगा क्या, ए इंटू ए ट्रांसपोज आई होगा क्या, यहाँ पे ए स्क्वायर ए आएगा क्या, एक बार चेक करके बताओ। चेक करो तीनों और बताओ क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। ये सिमेट्रिक, ये अच्छा देख लो बाकी लोग, बस कुछ नहीं करना, ये ए है तुम्हारे पास तो इसका ट्रांसपोज लो पहले, और ट्रांसपोज पता होगा तुम्हें, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, तो निकालो। एक बार चेक करो बाकी लोग जिनको डाउट है स्पेशली। क्या थ्योरम है, थ्योरम का पता नहीं मुझे, ठीक है। ओके बट मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारी बात। फिर सी आ रहा।
ठीक है ना, सी आ रहा है, ऑर्थोगोनल, यस सर। ओके। अगर ट्रांसपोज इसका लिखता मैं तो क्या आता, बी इंटू इसका पहले ट्रांसपोज आएगा, तो ये आ जाएगा आई एम प्लस ना, तो आई माइनस एम, इनवर्स तो यही रहेगा, पहले इसका ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये आई प्लस एम हो जाएगा। देखो जी, ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेंगे एम ट्रांसपोज माइनस एम है, और फिर इसका ट्रांसपोज होगा, है ना, प्रोडक्ट में ऐसा होता है, ट्रांसपोज में ऑर्डर चेंज हो जाता है। अब तुम चेक करो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आया क्या, क्या ये सेम है, सेम तो नहीं है, तो ये गलत है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये दोनों का प्रोडक्ट आई हो जाएगा और इसका प्रोडक्ट भी आई हो जाएगा, तो ये सही आ जाएगा, तो ये गलत आएगा, सिंगल करेक्ट है। चेक करो, ए स्क्वायर आई नहीं आएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर ए नहीं आएगा, ठीक है, तो ये आई आएगा, ठीक है, ये होगा ऐसा, चेक कर लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो 15 के बाद 18 है ना, 20 तक और कोई नहीं है, 10 नंबर फिर अभी आ गया भाई तुम्हारा। और जिनके जो भी डाउट है अगर सॉल्व करके आओ एक साथ सारे लिखो, और फिर ये नहीं बीच में कभी मैं 50 पे चला गया फिर वापस तुम 5 9 4 पूछ रहे हो। जो तुम्हारे डाउट है एक साथ चैट में लिखो, सो दैट मैं सॉल्व कर सकूं। अब ये नहीं मैं क्वेश्चन दिखाया तुम्हें लगा ये भी पूछ लेते हैं ये भी पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं करो, सॉल्व करके आओ फिर पूछो, जब सॉल्व करो तभी पूछो। इसमें क्या है, ये देखो इसमें क्या है, टोटल हमारे पास अगर इसको खोलेंगे कितने टर्म्स आएगा, अगर टोटल इसको हम ओपन करें, इसके पास टोटल कितने नॉन जीरो टर्म्स हैं, दिस हैज टोटल हाउ मेनी नॉन जीरो टर्म्स, अगर ओपन करेंगे तो जैसे आई को 1 जे को 1 रखा, जीरो हो गया, तो जीरो का डिस्ट्रीब्यूशन तो डीजेनरेट होता है, तो नॉर्मल तो आएगा नहीं, या जो बाकी तो आएगा नहीं। सो इसको ब्रेक करेंगे तो इसके पास टोटल एन स्क्वायर माइनस एन नॉन जीरो टर्म्स हैं, और उसी का हमें डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, क्योंकि अगर ओपन करेंगे तो i1 j1 0, i2 j2 0, i3 j3 0, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये ij की वैल्यू जब इक्वल रखेंगे तो सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब नॉन जीरो रखेंगे जैसे i1 j2 तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ऐसे करके टोटल एन स्क्वायर माइनस एन टर्म्स टोटल होंगे यहाँ पे। अब क्या होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो w इज 1/2n स्क्वायर समेशन xi माइनस xj, और यहां अगर xi माइनस xj का डिस्ट्रीब्यूशन निकालूंगा ना, तो ये आएगा नॉर्मल 0,2 सिग्मा स्क्वायर फॉर ऑल i डिफरेंट देन j। अच्छा, अगर i j इक्वल हो गया तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, xi माइनस xj का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर i और j इक्वल हो गया तो, x1 माइनस x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बाकी लोग बता सकते हैं, कोई बता सकता है, x1 माइनस x1, x माइनस x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किसको नहीं पता है, गजब, पूरी कहानी पढ़ लिया, पता ही चल रहा राम कौन है सीता कौन है, गजब। ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा ना, अगर मैं पूछ रहा हूँ x1 माइनस x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो x माइनस जीरो है, उसमें सेम इक्वल रैंडम वेरिएबल है, जीरो मतलब डीजेनरेट जीरो, दिस इज डीजेनरेट जीरो, दिस इज डीजेनरेट एट जीरो, कब, फॉर ऑल i इक्वल देन j। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कि नॉन जीरो रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि जहां भी i j इक्वल होगा ये डीजेनरेट जीरो हो गया, जहां डिफरेंट है i j तो नॉर्मल 0,2 सिग्मा स्क्वायर है। तो i फ्रॉम 1 टू n, j फ्रॉम 1 टू n, i इज डिफरेंट देन j, इन्हीं रैंडम वेरिएबल्स को हमें कंसीडर करना है, क्योंकि जहां i j इक्वल है वो तो जीरो है, डीजेनरेट जीरो है तो जीरो हो गया, मतलब कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल जो कि डीजेनरेट बोलते हैं जीरो है।
तो यहां से क्या हो जाएगा, अब इसमें 2 सिग्मा, मुझे क्या बनाना है, इसको नॉर्मल बनाना, तो नॉर्मल बनाने के लिए एक्स आई माइनस एक्स जे अपॉन √2 सिग्मा, सो √2 सिग्मा इज नॉर्मल 0 1, ये हो जाएगा। तो इसको बनाओ √2 सिग्मा के मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए 2 सिग्मा स्क्वायर बाहर भी रखना पड़ेगा, तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर भी निकाल सकते हो, तो 2 सिग्मा स्क्वायर यहाँ डाल देते हैं। सो ये आ गया। अब तो ये तो नॉर्मल 0 1 है, तो इसका स्क्वायर काई स्क्वायर 1, तो अभी के लिए ये 2 2 कैंसिल, तो सिग्मा स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है जी, काई स्क्वायर 1, और काई स्क्वायर 1 कितनी बार ऐड होगा, यहां पे कितने टर्म्स हैं, कितनी बार ऐड होगा, n स्क्वायर माइनस n। जी एन स्क्वायर माइनस एन टाइम कितने नॉन जीरो, तो ये हो गया काई स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये W का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ये बाहर एक नंबर है, काई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर नंबर है, और दिस, अब क्या करना है, मुझे पूछ रहा है ये कंसिस्टेंट है क्या, अनबायस्ड है क्या, ओके। तो अभी के लिए ये बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ W निकालो जी, तो ये तो नंबर है, एज इट इज रह जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब इसका मीन कितना होता है, काई स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एन का मीन कितना है, n स्क्वायर माइनस n। जी एन स्क्वायर माइनस एन, तो क्या ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल आएगा क्या, नहीं, तो बायस्ड होगा, तो अनबायस्ड वाला ऑप्शन तो आउट हो गया, अनबायस्ड तो नहीं हो सकता है ना, सिग्मा स्क्वायर तो आया नहीं, तो इसका मतलब है कि बायस्ड होगा। अब कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो चलो वेरिएंस निकाल लेते हैं, वेरिएंस ऑफ W निकाल लेते हैं। तो जब वेरिएंस, दो तरफ वेरिएंस ऑपरेट कर रहे हैं, इधर वेरिएंस ऑपरेट कर रहे हैं, ये W है, ये समझो कि दिस इज योर W आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब दोनों तरफ वेरिएंस लगा दो, तो वेरिएंस ऑफ W इज सिग्मा की पावर 4 अपॉन n की पावर 4, कांस्टेंट बाहर आएगा स्क्वायर बन के, काई स्क्वायर n का वेरिएंस कितना होता है 2n, तो यहां से आ जाएगा 2 टाइम n स्क्वायर माइनस n। अब बताओ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0, तो इसका क्या मतलब है, तो अब देखो एक चीज समझो कंसिस्टेंट है। जी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ W इज सिग्मा स्क्वायर, इसका लिमिट निकालो n टेंस टू इन्फिनिटी पे, ये सिग्मा स्क्वायर आएगी, एंड सिग्मा स्क्वायर है। जी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वेरिएंस ऑफ W ये आएगी 0, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है, तो अनबायस्ड तो नहीं है लेकिन कंसिस्टेंट है। तो ये कंसिस्टेंट है, बायस्ड एंड कंसिस्टेंट है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सो अभी 10 20 तक किसी का और डाउट है बताओ, अभी 15 सॉल्व किया, 18 सॉल्व किया, 20 से 30 में 23 है ना, तो 23 29, सो 23 29, so consider a sequence of independent Bernoulli trial with probability of success in each trial 1/3। तो मुझे P दे रखा है 1/3, तो Q ऑब्वियसली हो गया 2/3। X डिनोट नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द सेकेंड सक्सेस। भाई तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ X, जी नेगेटिव बाइनोमियल सेकेंड सक्सेस कह रहा है, तो R कॉमा P, तो R कॉमा P 2 कॉमा P, P का मतलब 1/3, इसमें कहाँ दिक्कत आ गया भाई, हम तो क्लास में बताया था ना, नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट RS सक्सेस इज नेगेटिव बाइनोमियल विथ पैरामीटर R कॉमा P, P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो इसका PMF क्या होगा, तो भाई ये सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए था। देखो नंबर ऑफ ट्रायल है, तो ट्रायल में जो सपोर्ट स्टार्ट होता है आपको कितने सक्सेस चाहिए, सेकेंड सक्सेस, तो 2 बार सक्सेस के लिए कम से कम 2 बार ट्रायल तो होगा एटलीस्ट, तो इसका मतलब 2 से स्टार्ट हुआ होगा, 2 3 4 डॉट 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 यहाँ तक जाता है। अब सेकेंड टाइम सक्सेस, तो X डिनोट करा नंबर ऑफ ट्रायल को, तो लास्ट ट्रायल तो सक्सेस ही रहेगा, तो X माइनस 1 चूज R माइनस 1, P की पावर R, Q की पावर टोटल ट्रायल X है,
एक्स माइनस आर। ये है तुम्हारा पीएमएफ इस नेगेटिव बाइनोमियल का। अब बताओ भाई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो 2 - 1 एक्स -1 चूज 1 NC1। पी तुम्हारा है 1/3 का स्क्वायर Q/2/3 की पावर x -2। x स्टार्ट विथ 2 3 4। अब कोई निकाल के बताओ भाई इसको। अब तुम्हें चाहिए x > 5, तो 1 माइनस करके भी कर सकते हो, आसान रहेगा, है ना। तो x > 5 के बजाय तुम लिखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x < 4, मतलब स्ट्रिक्टली < 5। तो निकाल लो इन वैल्यू पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 2, प्रोबेबिलिटी एट 3 एंड प्रोबेबिलिटी एट 4। ये घटाओ और बताओ सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आ रहा है। किसका डाउट है जी, सॉल्व करो जिसका डाउट है। हाँ जी भाई हर्षित, सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। पीएमएफ लिखा हुआ है 1/1, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, सबको ऐड करो, 1 में से घटाओ, देखो क्या आता है। ये हाँ सर बी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23 के बाद 29। देखो तो कह रहा है x1 x2 xn यूनिफॉर्म 1 2 है, y1 y2 yn यूनिफॉर्म 0 1 है। सपोज दैट 2 रैंडम वेरिएबल आर zi। अच्छा 2 आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। एक zi, एक तीसरा रैंडम वेरिएबल डिफाइन हुआ, तीसरा सैंपल है। तुम्हारे पास 3 सैंपल है, x1 x2 xn, y1 y2 yn। अब तीसरा है z1 z2 zn, जिसका पॉपुलेशन ये है। zi की वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी, ठीक है। तो देखो zi का जो सपोर्ट है ना z का, वो 0 या 1 है। तो किस रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट 0 1 होता है? बर्नौली का। बर्नौली। तो इसका मतलब z जो है वो बर्नौली है एक्चुअली। z का डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली p होगा। और यहाँ पे p का क्या मतलब होता है बर्नौली में? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और सक्सेस का मतलब वैल्यू एट 1। अब तुम खुद सोचो z की वैल्यू 1 कब है, इसको भी z बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, कोई, क्योंकि ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो z है, मतलब सैंपल z है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ये है। अब बताओ z की वैल्यू 1 कब होगी, या तो 1 होगी या 0 होगी। तो z की वैल्यू 1 कब है, बोलो भाई। z की वैल्यू 1 कब है, जब ऐसा हो रहा है ना, लिखा तो है सब कुछ यहीं पे। जब एक्स वाई लेस देन 1 से। सो जब एक्स वाई लेस देन 1 है, x इंटू वाई लेस देन 1 है, तो z की वैल्यू 1 तब है जब एक्स वाई लेस देन 1 है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो क्या? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई लेस देन 1? तो ये होगा डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई का ज्वाइंट पीडीएफ dy dx, निकालो। अब देखो ध्यान से, यहां सपोर्ट क्या है। तो x का सपोर्ट है यूनिफॉर्म 1 से 2, तो 1 से 2 के बीच x का सपोर्ट है। y का सपोर्ट है 0 से 1, तो 0 से 1। तो इसका मतलब है कि इस तरह से रेक्टेंगल बनाना है, x 1 से 2, y 0 से 1।
इस तरह से मान लो यहाँ पे 1 है, तो ये जो बॉक्स है ना ये तुम्हारा सैंपल स्पेस है, दिस बॉक्स इज द सैंपल स्पेस, दिस इज द सैंपल स्पेस, ठीक है। x 1 से 2 के बीच होना चाहिए, y 0 से 1 में होने चाहिए। तो ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 1 है, ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 0 है, ये जो लाइन है ये x इज इक्वल टू 1 है, ये जो लाइन है ये x इज इक्वल टू 2 है। तो x की वैल्यू 1 से 2, y की वैल्यू 0 से 1। तो ये हमारा रेक्टेंगल है अभी। अब तुम्हें इस रेक्टेंगल में ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स वाई लेस देन 1। तो पहले एक्स वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाओ। जब भी मैंने बोला होगा कि जब भी इनइक्वालिटी है सबसे पहले इक्वालिटी रख के ग्राफ बनाओ, आप बाउंड्री का करो ग्राफ। तो एक्स वाई इज 1, तो ग्राफ बनाओ एक्स वाई इज 1 का। तो यहाँ ये पॉइंट कौन सा है, ये है ना, ये 1 है, तो ये 1 1 है, ये यहाँ 2 है, ये 1 है, दिस पॉइंट इज 2 1, ठीक है जी। तो अभी के लिए ग्राफ बनाओ। जब एक्स, मुझे ग्राफ किसका बनाना है, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 का, मतलब y बराबर 1/x, ऐसा भी समझ सकते हो। तो जब x को 1 रखूंगा y 1 हो जाएगी, तो ये पॉइंट 1 1 ही है, तो यहाँ से पास करेगी। जब x को 2 रखूंगा y 1/2 हो जाएगी, तो यहाँ से पास करेगी। तो ये कर्व कुछ ऐसा है, अभी के लिए समझो, ये कर्व कुछ ऐसा है, ठीक है। x को 2 रखा, y 1/2। अब तुम्हें देखना है कि एक्स वाई लेस देन 1, तो तुम्हारे लेस देन 1 ये वाला रीजन आएगा। तो ये जो ब्लैक यहाँ पे शेडेड रीजन है, दिस इज द इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मतलब इस वाले पोर्शन पे आपको इंटीग्रेट करना है। अब मैंने यहाँ जॉइंट पीडीएफ लिखा हुआ है, तो x का पीडीएफ कितना है, यूनिफॉर्म 1 2 है, तो x का पीडीएफ 1 हो जाएगा। y यूनिफॉर्म 0 1 है, इसका भी पीडीएफ 1 हो जाएगा। dy dx, अब देखो इस ब्लैक वाले रीजन y की लिमिट क्या है, यहाँ y 0 है, यहाँ y 1/x है, तो 0 to 1/x, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2। अब आप लोगों को इंटीग्रेशन करना आता ही होगा, तो जरा निकाल के बताओ क्या आएगा। log 2, ओके। सो यहाँ से आपका आंसर आ गया log 2। देख लो बाकी लोग, तो p की वैल्यू log 2 आ गई, ठीक है भाई। तो वो जो p मैं ढूंढ रहा था, तो कहने का मतलब ये हुआ कि z का डिस्ट्रीब्यूशन है बर्नौली विथ पैरामीटर log 2 या ln2। तो मुझे बताओ एक्सपेक्टेशन कितना होता है z का, व्हाट इज द मीन ऑफ बर्नौली p रहता है, तो यहाँ log 2 ही आएगा। सो ये रहेगा log 2, ओके। तो अभी बस मैं z के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था, अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो अभी मैं z के बारे में आगे पढ़ाई नहीं मैंने, अभी कह रहा है लिमिट। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये कह रहा है लिमिट n टेंस टू प्रोबेबिलिटी, ये है z बार। अगर तुम ठीक से देखोगे तो z बार क्या होता है, 1/z समेसन z i फ्रॉम 1 to n, जैसे x बार होता है 1/n समेसन x i फ्रॉम 1 to n। तो ये है प्रोबेबिलिटीज को मैं ठीक से लिखता हूँ। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी z बार का मॉड माइनस थीटा लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज 1 फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0। बताओ ये किसका डेफिनेशन है, ये क्या कहना चाह रहा है। वो थीटा कन्वर्ज करेगा मीन पे। कौन कहाँ कन्वर्ज करेगी, किस में, ये किसका डेफिनेशन है, एग्जैक्ट बताओ किसका डेफिनेशन है ये। लिमिट थ्योरम में है ये। तुम्हें आधा अधूरा पता है, सुपर चुपचाप, बाकी लोग बताओ जिसको पूरा पूरा पता है। कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ ढंग से पढ़ो ताकि एग्जैक्टली तुम्हें टू द पॉइंट पता हो, करेक्ट आंसर। अब इधर उधर घूम रहे हो, कन्वर्जेंस इन दिस दैट। देखो इसमें किसका डेफिनेशन है ये। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ जेड बार कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, ये उसका डेफिनेशन है। कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन पढ़ो, ये है। और वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहती है, ये तो इसका क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन कि जेड बार कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी थीटा। और वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर थ्योरम कहती है कि जेड बार कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू EZ। तो ये थीटा और EZ सेम ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि लिमिट जब एग्जिस्ट करती है यूनिक होती है। तो ये जेड बार की लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी पे, है ना, और यहाँ पे, और ये भी जेड। तो इसका मतलब है कि थीटा कुछ और नहीं, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड है। और एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड कितना आया था, log 2। तो log 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। जिसका डाउट है देखो भाई, पूछो, कुछ पूछना है तो। तो प्रैक्टिस करो, रिवीजन जितनी बार करोगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी।
जितना कम रिवीजन करो उतना ज्यादा कंफ्यूज रहोगे। सर हम्म सर जैसे ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन हैं जैसे हम्म इसमें सब फंक्शन जेड आई का गिवन रहता है, लेकिन उसके अंदर जो मतलब कंडीशन दे देता है, हम्म मतलब ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। क्यों दिक्कत हो रहा है? तुम ढंग से सॉल्व करो, यहाँ समझ आया ना? इसको 4 बार सॉल्व करो इस तरह क्वेश्चंस को, और भी क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। ये जो हम लोग राव ब्लैकवेल थ्योरम लगाते हैं वहाँ यही तो कर रहे थे, तुम्हें अगर याद हो। राव ब्लैकवेल थ्योरम में डेल्टा आई जो हम लिखते हैं, डेल्टा यही तो है, वहाँ ऐसे ही लिखते थे हम लोग राव ब्लैकवेल हाँ थ्योरम। वहाँ तो हाँ, दिक्कत क्यों हो रहा है? तुम्हें क्लैरिटी नहीं, ढंग से प्रैक्टिस करो इस तरह क्वेश्चन हो, क्यों दिक्कत आएगा? पहली बार सबको दिक्कत आता है, लेकिन बार बार सॉल्व करोगे तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। ये चीज़ें रेगुलर सॉल्व करो, उसको रिवाइज करो ठीक से। हम्म चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 था, तो 29 के बाद क्या है? 30, 35, 34, 29 हो गया ना? 30, 30 क्या है भाई? तो 30 कह रहा है कि तो इसमें एक तो पहले काम करो, इसमें देखो ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन से ही आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम पीडीएफ दिस। तो वैसे तो कोई है ना, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का है ना, बीटा है। अब h0 जब थीटा 1 है, तो मुझे ये बताओ, क्योंकि यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा लिख रखा है, वुड रिजेक्ट h0 इफ। तो तुम्हें देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी क्रिटिकल रीजन गिवन है, इसी में से तुम सेलेक्ट कर लो कौन सा सही कौन सा गलत, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से एक तो मुझे यहाँ समझ आ रहा है कि एक तो ये पावर सब में लगा रखा है, तो पावर को बाहर लाएंगे। तो पहले तो थीटा को 1 रख दो, थीटा को 1, क्योंकि अल्फा क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है साइज का, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू, है ना? रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू। यहाँ h0 क्या है? थीटा बराबर 1। तो मैं अल्फा का डेफिनेशन यूज करने के लिए मैं थीटा को 1 रख देता हूँ। जब थीटा को 1 रखूंगा, ये पीडीएफ क्या बनेगी? सो ये जो पीडीएफ तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज, थीटा को 1 रखो भाई, कितना आ गया? 1 व्हेन यूनिफॉर्म x जीरो। इज 0 दिस। अब यहाँ ऑप्शन को ध्यान से देखो, तो अगर x का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से ये समझ आ गया कि जो सैंपल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म 0 1। जब थीटा को 1 रखा, थीटा को 1 रखा क्यों? क्योंकि साइज अल्फा का टेस्ट है, तो इस क्रिटिकल रीजन का जो साइज है वो अल्फा है, और इसका मतलब है रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू करेंगे तो अल्फा आना चाहिए। तो वो मैं आगे नहीं जा रहा, बस अभी के लिए अंडर h0 x i इज यूनिफॉर्म 0 1। तो अंडर h0 ये जो 1 माइनस एक्स आई क्या होगा? अगर एक्स आई, वो ही सेम होगा, यूनिफॉर्म जीरो। हाँ ये भी यूनिफॉर्म 0 1 होगा। देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला क्रिटिकल रीजन, सब में एक ही क्रिटिकल रीजन तो है, क्रिटिकल रीजन सेम ही है। कहाँ घुमा रहा है तुम्हें? एक घुमा रहा है लेस देन में, और लेस देन में क्या घुमा रहा है? अच्छा 2 चक्कर है, लेफ्ट साइड तो सेम ही है, बस एक तो 2n n का चक्कर है। तो पहले तो ये डिसाइड करना है कि क्रिटिकल रीजन में जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 2n है या काई स्क्वायर n है, इतना डिसाइड कर लो। तो पहले हम वो डिसाइड कर लेते हैं। अब यहां से मैं अगर लॉग लगाऊंगा, तो ये जो स्क्वायर को बाहर निकालोगे ना, तुम लोगों को पता ही है कि ये जो लिखा है इसने लॉग 1 माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर, जो कि है माइनस में, जो कि है -2 लॉग 1 माइनस एक्स आई, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? एक्सपोनेंशियल 1/2। हाँ मतलब काई स्क्वायर 2 है ये। अब काई स्क्वायर 2 है, अगर इस पर मैं समेसन लगा दूं i फ्रॉम 1 to n, तो क्या होगा? तो अगर मैं इस पे n, 1/2 समेसन लगा देता हूं, n, 1/2 log 1 माइनस एक्स आई होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, तो ये काई स्क्वायर 2 है, काई स्क्वायर 2 n टाइम ऐड होगा तो क्या होगा? काई स्क्वायर 2n। तो यहां से ना 2 ऑप्शन खुद ही आउट हो गया, बी और डी खुद ही आउट हो गया। क्यों आउट हो गया? क्योंकि इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट है काई स्क्वायर n के टर्म में है, और आप लोगों को नोटेशन पता है कि कैसे होता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर काई स्क्वायर 2n है
तो जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो काई स्क्वायर 2n के टर्म में ही आएगा। तो यहाँ काई स्क्वायर 2n, तो ये तो n वाला ऑप्शन आउट हो गया, बी डी आउट हो गया। अब दूसरा कंडीशन है, अब यहाँ लिख रखा है 1 माइनस अल्फा, यहाँ लिख रखा है अल्फा। अब तुम्हें ये एलिमिनेट करना है कि ये इंडेक्स में अल्फा होगा या 1 माइनस अल्फा होगा। तो तुम्हें नोटेशन जिन लोगों को क्लियर है, या ये नोटेशन ऑलरेडी 2020 के पेपर के फर्स्ट पेज पे गिवन होगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो अभी अगर आप देखोगे, मैं अगर काई स्क्वायर 2n का ग्राफ बनाऊं, मान लो यहाँ लिखता हूँ काई स्क्वायर 2n अल्फा लेट से, तो आएगी प्रोबेबिलिटी अल्फा, पीछे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा। तो मुझे बताओ, अभी के लिए इसका नाम मैं टी रख देता हूँ, टेस्ट स्टैटिस्टिक टी। तो हर ऑप्शन में लेफ्ट साइड टी लेस देन इक्वल टू समथिंग है सब में, तो इसका नाम मैंने टेस्ट स्टैटिस्टिक रख दिया। अब बताओ प्रोबेबिलिटी टी लेस देन इक्वल टू काई स्क्वायर 2n अल्फा, ये किसके इक्वल आता है जी? ग्राफ देख के बताओ। टी काई स्क्वायर 2n है, 1 माइनस अल्फा। काई स्क्वायर 2n है, तो ये तो लेस देन 1 माइनस अल्फा है, और प्रोबेबिलिटी टी मोर देन इक्वल टू काई स्क्वायर 2n अल्फा, तो इस पॉइंट के आएगी प्रोबेबिलिटी ये अल्फा है। अब तुम खुद ही डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ लेस देन में क्या लेना पड़ेगा मुझे? क्वेश्चन ये है, जब लेस देन है तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, अल्फा या 1 माइनस अल्फा? लेकिन मुझे अल्फा चाहिए आंसर, मुझे आंसर एट द एंड अल्फा चाहिए। क्यों अल्फा चाहिए? साइज का डेफिनेशन यूज कर रहा हूं, तो साइज इज अल्फा ऑफ द टेस्ट। दूसरा मैं देखो आगे ही पूछता हूं कि प्रोबेबिलिटी काई को, या इतना मत करो, पहले दो ऑप्शन ही यूज कर लेता हूं, इतना क्यों घुमाना है, सीधा सीधा हम ऑप्शन यूज कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि काई स्क्वायर 2n लेफ्ट साइड का डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर 2n लेस देन, मैं पहला ऑप्शन के लिए काम कर रहा हूं देखो, तो काई स्क्वायर 2n लेस देन काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा, इसका आंसर क्या आएगा ये बताओ। और दूसरा ऑप्शन है काई स्क्वायर 2n लेस देन काई स्क्वायर 2n अल्फा, ये कौन सा अल्फा आंसर देगा तुम्हें ये देखना है बस, कि विच वन विल गिव यू अल्फा। अगर यहां पे मैं लिखता काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा, तो यहां होता 1 माइनस अल्फा, यहां होता अल्फा। सर ऊपर वाले में अल्फा, नीचे वाले में 1 माइनस अल्फा। हाँ फर्स्ट वाला। सो यहाँ 1 माइनस अल्फा है, तो लेस देन बोल रहा है, तो 1 माइनस अल्फा में लेस देन अल्फा आएगा। यहाँ नीचे, यहाँ अल्फा है ये वाला है, और लेस देन कह रहा है, तो ये 1 माइनस अल्फा है। तो इसका मतलब है कि पहला 1 माइनस अल्फा वाला सही है, क्योंकि साइज अल्फा चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें किया है, एक तो जो टेस्ट स्टैटिस्टिक हर ऑप्शन में यूज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया अंडर एच नॉट, क्योंकि मैं साइज का फॉर्मूला लगाऊंगा, और साइज है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो पहले मैंने एच नॉट को ट्रू मान लिया, ठीक है। अब यहाँ मैं साइज यहाँ निकाल रहा हूँ एट द एंड। तो पहले देखा कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो अंडर एच नॉट डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 2n आया, तो जो कोइफिशिएंट होगा, जो कांस्टेंट होगा काई स्क्वायर 2n होगा, तो ये दोनों आउट हो गया। अब देखा कि ये जो टेस्ट स्टैटिक मान लो टी नाम रख दिया, तो पहला ऑप्शन है टी लेस देन इक्वल टू काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा, दूसरा है टी लेस देन इक्वल टू काई स्क्वायर 2n अल्फा। अब बस ये देखना है कि दोनों में से कौन सा क्रिटिकल रीजन है जिसका साइज अल्फा है। तो डेफिनेशन लगाना है, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो एच नॉट ऑलरेडी ट्रू ले रखा हूँ मैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट। तो ये देख रहे थे कि पहला ऑप्शन का साइज अल्फा आएगा, दूसरे का आएगा, तो पहला का अल्फा आया, दूसरे का 1 माइनस अल्फा आया। तो हमें तो क्वेश्चन में साइज अल्फा फिक्स कर रखा है, तो पहले का साइज अल्फा है, दूसरे का 1 माइनस अल्फा है, इसलिए दूसरा गलत है। ठीक है, देख लो। सर इसमें एक और डाउट था, जैसे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाने पे, n की वैल्यू बढ़ाने पे उसमें क्या होता है रिलेशन ग्राफ में? कौन सा रिलेशन? जैसे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम n होता है ना, n को इंक्रीज करने पे वो फिगर क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज हाइट उसकी? क्लास में बताया तो थे भाई, ये होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाओगे तो ये होगा। यहाँ मान लो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5 6, ये होगा। ये तुम बुक में भी देख सकते हो, ओके सर। गूगल करके भी देख सकते हो, बुक में भी देख सकते हो, पीडीएफ बना लो उससे दिख जाएगा। ओके जी, सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो ये 30 नंबर था, है ना। 30 के बाद 34 35, यही है 34 35। सो
अरे भाई इसमें डेफिनेशन यूज़ कर लेंगे, हो जाएगा, इसमें क्या ही डाउट है। ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन भी नहीं आता क्या? हल है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि जब m इंटू एम ट्रांसपोज आई हो जाए तो m को m ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/√2 1/√2। ये बिल्कुल बोलो उसका तो डेफिनेशन नहीं पता है, या डेफिनेशन पता है तो सॉल्व करना शुरू ही नहीं किया है। ट्रांसपोज लेना ना, ट्रांसपोज ले लो, और क्या ही दिक्कत आएगी, 1/√2 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 प्लस 1/2 1, दूसरा a/√2 प्लस b/√2, तीसरा यहाँ भी ऐसे ही आएगा a/√2 प्लस b/√2, और अगला होगा a² प्लस b²। मुझे बता रखा है ये ऑर्थोगोनल है, तो इसका मतलब है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। अब कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, तो ये 1 तो 1 के इक्वल है ही, इसको 0 कर देते हैं। सो a/√2 मतलब a प्लस b/√2 बराबर 0, एंड ये 0 हो गया। यहाँ से a² प्लस b² इज 1। ठीक है, नाउ इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस बी या b इज इक्वल टू माइनस ए। तो एक तो यहीं से समझ आ गया है ना, इसको अगर सिंप्लीफाई करे तो रूट अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक तो ये है। ठीक है, और यहाँ पे a² प्लस b² दिस है, तो यहाँ से तो एक तो ये तो पक्का समझ आ रहा है ना कि ये तो हमेशा ट्रू रहेगा, a प्लस बी 0 ही आना है। अब यहाँ ध्यान ये देना, ये हाफ पार्ट है, जरूरी थोड़ी है कि दोनों सेम ही होगा। यहाँ क्या बोलना चाह रहा है कि a अगर मान लो पॉजिटिव हुआ तो b तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। यहाँ से b की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √1 माइनस a², और ये कह रहा है b इज माइनस a। इसका क्या मतलब है कि जब a अगर पॉजिटिव होगा तो b को नेगेटिव लेना है, और जब a नेगेटिव है तो b को पॉजिटिव लेना है। और यहाँ क्या कह रहा है कि b हमेशा पॉजिटिव होगा, यही कह रहा है ना, ये b हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है, तो गलत है। ए बी हाफ, इसका कोई चक्कर ही नहीं है। एक मिनट इसका देख लेते हैं, इसका कुछ आएगा, पहले चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो अगर a को माइनस बी रख दे तो क्या मिलेगा यहाँ से, मान लो b को मैंने माइनस ए रख दिया, तो यहाँ से एक बार चेक कर लेता हूँ ना अभी। तो यहाँ से अगर हम इसको पुट कर दें, यहाँ पे मान लो b बराबर माइनस ए हम लोग यहाँ रख देते हैं, तो यह आ जाएगा 2a² इज 1, सो a इज प्लस माइनस 1/√2। ठीक, a इज तो मतलब a को जब मैं 1/√2 लूँगा तो b को मुझे माइनस 1/√2 लेना पड़ेगा। जब a को मैं माइनस 1/√2 लूँगा तो b को मुझे माइनस मतलब प्लस 1/√2 लेना पड़ेगा। अब चेक कर लो एक बार, बी ऑप्शन हमेशा सही तो नहीं आएगा ना, क्योंकि बी तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो बी तो गलत है। बी तो बी है ना, यहाँ पे a को अगर 1/√2 रख दे तो b तो सिर्फ पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, √4 इज ओनली 2 नॉट प्लस माइनस 2। ये सब बचपन वाली चीज़ें जो ठीक कर लेना। तो अब a इंटू बी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a इंटू बी यहाँ से आ जाएगा -1/2 a इंटू बी, चाहे ये केस हो या केस हो, ये सही है ना, सो दिस इज फाइन। अब m² i2 होगा क्या, अब m इंटू एम चेक करके देखो i2 आएगा, तो अगर हम पुट कर दे इसको, देख लो भाई, ये तो मुझे लग रहा है ट्रू होगा। m² i2 आएगा, m को m से मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आता है, i2 आता है क्या, तो m मेरा फाइनली रिड्यूस होके आ गया 1/√2 1/√2। a हमारा अब दो केस है ना, एक में a को पॉजिटिव b को नेगेटिव, एक में a को नेगेटिव b को पॉजिटिव, ऐसा लेना है। दो पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों रख के चेक कर लो। और m² i2 तो नहीं आया, क्योंकि m इंटू एम ट्रांसपोज, m ट्रांसपोज इक्वल है क्या, m ट्रांसपोज इक्वल तो नहीं है, तभी तो i2 हो सकता है। सो m और m ट्रांसपोज इक्वल तो नहीं आएगा, देख लेता हूँ रुको। तो यहाँ से अगर मैं रखता हूँ 1/√2 और इधर रख देता हूँ b को -1/√2, ये m है, यही ना, a b, तो इस केस में m और m ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा। लेकिन दूसरा वाला केस क्या, या तो m ये है और या फिर m क्या है दूसरे केस में, कि
1/√2 1/√2, ए को रखते हैं -1/√2, बी को रखते हैं 1/√2। तो इस केस में है ना, इक्वल तो नहीं है, बट मल्टीप्लाई करके देख लो, m इंटू यहाँ पे आएगा m² i आएगा यहाँ पे, आई थिंक चेक करके देखो, और यहाँ पे m² i आएगा क्या? तो यहाँ से अगर हम m² मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0, ठीक है, यहाँ 0 और ये आपका 1, ये तो ओके है। यहाँ से m² क्या आएगा? तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो ये 0 आ जाएगी, है ना। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे 1, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से -1 और 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो गलत है, देख लो भाई, जिसका डाउट है पूछो। Consider a sequence of independent Bernoulli trial with probability of success in each trial is 1/5. So P is 1/5, Q is 4/5. ये कह रहा है एक्सपेक्टेड नंबर, मतलब एक्सपेक्टेशन किसका? नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस। बताओ भाई, इस रैंडम वेरिएबल का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? सो है ना, नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। सो x इज ज्योमेट्रिक p जो कि 1/5 है, और नंबर ऑफ ट्रायल वाले में एक्सपेक्टेशन कितना आता है? 1/p, तो ex आ गया 1/p मतलब 5, तो ये ओके है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेस इन द फर्स्ट 50 ट्रायल्स, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? बाइनोमियल 50,1/5। 50,1/5, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x np 10 हो गया, तो ये भी ओके है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, ये भी अगेन ज्योमेट्रिक है। सेकेंड कैसे? तो नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस 1/5, लेकिन यहाँ फेलियर काउंट कर रहे हैं, तो इस वाले केस में एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला था Q/P। RQ/P। सो 4/5/1/5 कट के 4 आ गया, तो ये भी सही है। नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट सेकेंड सक्सेस, ये आज ही एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे x है नेगेटिव बाइनोमियल R, P। अब ये नंबर ऑफ ट्रायल्स वाला है, तो नंबर ऑफ ट्रायल में जो एक्सपेक्टेशन आता है कितना आता है? R/P। RQ/P फेलियर में आता है ना, R/P। तो यहाँ से आ जाएगा, R हमारे पास है 2 और फेलियर है 1/5, तो हो गया 10, सॉरी P है 1/5 तो 10, तो ये भी सही है। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको पता हो कि ज्योमेट्री क्या है, बाइनोमियल क्या है, नेगेटिव बाइनोमियल क्या है, उस पे ये क्वेश्चन है। ज्योमेट्री के 2 केसेस हैं, दोनों यहाँ पे यूज कर लिया है ना, ये चीज है। चलिए जी, 35 के बाद 37। 37 का ऑप्शन बी। क्या डाउट है बताओ? x1 x2 x3 नॉर्मल 0 1 है, तो x² क्या होगा? ये क्या है? x1² प्लस x2² प्लस x3², क्या होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन? सर ऑप्शन भी ये हो गया, ये तो का स्क्वायर 3 होगा, बी वाला मॉड वाला जो है।
ये अच्छा, इसमें क्या है, Yes. इसमें अगर रूट लगा देंगे तो क्या होगा? सो अभी मैं तुम लोगों को बता रहा था कुछ देर पहले कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एक्स, रूट अंडर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो यहां जो लिख रखा है ये क्या है? दिस इज एक्चुअली x1 अपॉन रूट अंडर x2 प्लस x3 होल स्क्वायर बाई 2। तो नॉर्मल 0 1 अपॉन ये इसका हो गया काई स्क्वायर 1। तो दिस इज t1। बताओ क्या डाउट है? अरे भाई समझ आया कि और एक्सप्लेन करूं? हो गया सर। कोई क्वेश्चन है? अब सीधा क्या है 30 के बाद, और कोई डाउट नहीं है किसी को? सीधा सीधा 52। Let alpha be the real number such that coefficient of x raised to power 125 in the Maclaurin series expansion, जो भी टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट जीरो इज द मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ दिस। सो क्या है x प्लस ऑफ सीरीज दिस इज अल्फा एक रियल नंबर है इस तरीके से कि x की पावर 125 का एक्सपेंशन इन दिस इज दिस। ओके, सो x प्लस अल्फा क्यूब, ex का सब लोग जानते हैं एक्सपेंशन ना, मैं डायरेक्टली यूज कर लेता हूं। ex क्या होता है? 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, इट विल कीप गोइंग। मैंने e की पावर x का एक्सपेंशन रख दिया। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं। हमें क्या जरूरत है? हमें जरूरत है x की पावर 125 का। पहले वो टर्म्स निकालो कि इसमें x की पावर 125 कहां कहां बनेगी। तो एक तो होगा जब x मल्टीप्लाई हो रहा होगा किसके साथ? इसमें x की पावर 124 अपॉन 124 फैक्टोरियल के साथ। मैं बस ये ढूंढ रहा हूं कि x की पावर 125 कहां पे बनेगी। तो जब यहां पे जब x की पावर 124 होगा और वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगी x 125, और दूसरा कहां बनेगी? ये कांस्टेंट है अल्फा क्यूब। तो जब x की पावर 125 अपॉन 125 फैक्टोरियल, और कोई टर्म ऐसा लगता है कि दोनों को क्या कर रहा हूं मैं? x को हर टर्म से मल्टीप्लाई करोगे प्लस अल्फा क्यूब को हर टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। अब अपना ज्ञान चक्षु खोलो और ध्यान से देखो, क्योंकि सारे टर्म तो लिखने में घंटों लग जाएंगे और तुम सारे टर्म 125 टर्म लिखते रह गए तो यू जस्ट सी कि कहां पे 125 पावर आएगी, है ना? x की पावर 125 कहां पे आएगी देख के बताओ। तो सिंपली है कि x में जैसे x मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर हुआ, x में जब x स्क्वायर मल्टीप्लाई x क्यूब हुआ, तो तुम्हें देखना है कहां पे 125 बनेगी। जब x में ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो इसमें एक ही टर्म आएगा। जब अल्फा क्यूब को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे देख अल्फा क्यूब में तो x है ही नहीं, तो मतलब जहां पे x की पावर 125 वही आएगी। तो ये मिल गया, और ये कह रहा है कि तो इसमें कॉमन ले लो जरा x की पावर 125, तो बचा क्या? तो बचा 1 अपॉन 124 फैक्टोरियल प्लस अल्फा क्यूब अपॉन 125 फैक्टोरियल, ये है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो कोएफिशिएंट है ना, ये एक्चुअली किसके इक्वल है जी? इस नंबर के। तो ये जो कोएफिशिएंट है 1 अपॉन 124 फैक्टोरियल प्लस अल्फा क्यूब अपॉन 125 फैक्टोरियल, ये एक्चुअली इक्वल है
28 अपॉन 124 फैक्टोरियल के। अब ये आपके पास इक्वेशन आ गया जो ये चाह रहा है आप फाइंड करो। अब यहाँ से अल्फा निकाल लो, ये है, निकाल पाओगे? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 124 फैक्टोरियल इंटू 125। तो ये कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 124, तब हो गया 1 प्लस अल्फा क्यूब अपॉन 124 इज इक्वल टू 28। 125 ना। ओ सॉरी, यस 125, हाँ ठीक है 125, हाँ क्योंकि कैंसिल कर रहे हैं ना, तो 125 इंटू 124 फैक्टोरियल, तो 124 फैक्टोरियल कट गया डिनोमिनेटर से, तो 125, हाँ वो मैंने गलती किया यहाँ पे, ठीक है ना। अब तो 125, अब यहाँ से अब आप अल्फा निकाल लीजिए, 3 into 5 15 आएगा। तो मतलब ऐसे आ जाएगा 27 इंटू 125 अल्फा क्यूब, तो क्यूब रूट लेंगे तो 3 इंटू 5 15 जी, ठीक है जी, देख लीजिए। तो हमने एक्सपैंड किया टेलर से एक्सपेंशन से, ये के बार एक्स का एक्सपेंशन लिखा बस, और फिर उसमें 125 का कोएफिशिएंट कलेक्ट कर लिया और उसको इक्वेट कर दिया, ये है। बताइए जी, तो 2000 इस पेपर में और किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो जो आपने नहीं हुआ हो? 2019 50 हाँ 54 का वो आर का नहीं आ रहा है आइगन वैल्यू। हाँ यही, इसमें आर जो है ना, हाँ क्यू का तो आ गया और आर का नहीं आ रहा है, इसको कर दीजिए। क्यों नहीं आ रहा है? इसका मतलब तुम्हें ठीक से समझ ही नहीं आया है। जब क्यू का निकाल लिए तो आर का क्यों नहीं निकलेगा? अगर पी के आइगन वैल्यू लैम्बडा है तो आर के आइगन वैल्यू 3 लैम्बडा क्यू माइनस 2 लैम्बडा, कहाँ चक्कर है? अगर मान लो पी के आइगन वैल्यू लैम्बडा है तो क्या हो गया आर की? 3 लैम्बडा क्यू माइनस 2 लैम्बडा। तो सिंपल है, पी की जगह लैम्बडा रख देना आइगन वैल्यू। ओके सर। अरे भाई तुम्हारे कॉन्सेप्ट ना सब हिले हुए हैं, तुम्हें ठीक से मैं कह रहा हूँ समझ नहीं आया, ढंग से करो। तुम अपना किस लॉजिक से तुम कह रहे हो इसका निकाल लिया इसका नहीं निकाल, ये आसान है, ये मुश्किल है निकालना। नहीं उसका सेम था ये जो इक्वेशन होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम है अरे क्यू का, कैरेक्टरिस्टिक इसलिए में वो क्यों हो जाना गया है? था। कैरेक्टरिस्टिक में जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लो पी की आइगन वैल्यू यहाँ पे अभी के लिए 0 ले लो एग्जांपल के लिए, तो अगर लैम्बडा 2 0 लिया मैंने, तो दूसरी आइगन वैल्यू इसकी 0 है, तो क्यू की दूसरी आइगन वैल्यू होगी 3 इंटू 0 माइनस 0 माइनस 0 प्लस 1, तो 1 आ गई, तो क्यू की दूसरी आइगन वैल्यू 1 है। क्यू की पी की तीसरी आइगन वैल्यू 1 है ना, तो क्यू की 3 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1 2, क्यू की तीसरी आइगन वैल्यू 2 आ गई। पहला वाला मैंने अभी छोड़ा था, पी की पहली आइगन वैल्यू -2/3। मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं पिछले कुछ क्लास यही ऑब्जर्व किया हूं, तुम्हें क्लास की वो बिल्कुल वो चीज़ें नहीं आती हैं जो मैंने क्लास में कराए हैं। तो ढंग से पहले सिलेबस करो, तुम्हारा सिलेबस ही ठीक से नहीं हुआ है, मैं ये कह रहा हूं। अगर ये सब क्लास में मैंने थ्योरम लिखा रखा है कि लैम्बडा इज दिस, पी लैम्बडा पी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल, मान लो लैम्बडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड पी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल, देन पी लैम्बडा इज द आइगन वैल्यू ऑफ पी ए मैट्रिक्स। ये सब क्लास में थ्योरम लिखा रखा है, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं याद है, कल भी यही हुआ आज, तो इससे कुछ नहीं होगा भाई। ढंग से रिवाइज करो, मैं शुरू से ही कह रहा हूं पूरा सिलेबस रिवाइज करो। सिलेबस क्या मतलब रिवाइज करने का? एक एक टॉपिक को डेफिनेशन याद रखो, थ्योरम्स याद रखो। थ्योरम्स याद नहीं है तुम्हें, एक क्वेश्चन 4 घंटे लगेंगे करने में, थ्योरम याद है 4 मिनट में हो जाएंगे, ये चीज़ें हैं। तो थ्योरम याद रखो, जो ये सब थ्योरम यूज कर रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, तुम्हें थ्योरम्स ही याद नहीं है। अभी पीछे तुम्हें बताओ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये सब तो भाई बता रहा, तुम्हारी तैयारी वीक है, इसका मतलब उसको ठीक करो ना, अभी बहुत टाइम है एग्जाम में, तो अभी घबराने की जरूरत कोई है नहीं। उसको ठीक करने का क्या मतलब, पूरा सिलेबस ढंग से रिवाइज करो, जो सिलेबस मैंने करा रखे अपना नोट्स बनाओ, नोट्स नहीं बनाए तो अभी बना लो ठीक से, और उसको रेगुलरली पढ़ते रहो रिपीटेडली, मेनली ये है। या उसको खुद से दिमाग में सोचो क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या ही मतलब है, समझ आया कुछ? इसमें सिंपली एक एक करके पुट करो, यहाँ पे पी के जगह पे आइगन वैल्यूज -2/3 है, तो यहाँ रखेंगे 3 इंटू -2/3 का होल क्यूब, -2/3 का स्क्वायर, -2/3 प्लस 1, ऐसा करके निकालो। तो ये सब क्यों याद नहीं है तुम्हें रिजल्ट? यस सर, हो गया था अब सब। और जो भी चीजें तुम कर रहे हो अपने खुद के हाथों से करो तो सीखोगे। अगर तुम्हें लग रहा कोई भेज दिया कहीं, वीडियो देखने से नहीं आता, मैं कह रहा हूँ अपना नोट्स बनाओ खुद से, कि इसका ये डेफिनेशन है, इसका ये थ्योरम है, खुद से लिखो ना, अपना नोट्स बना लो, एक नोटबुक बना लो जहाँ तुमने सारे डेफिनेशन और सारे थ्योरम से एक जगह लिख रखे हैं, उसी नोट्स में सारे PYQ खुद से सॉल्व कर लो। अगर तुम ये सब कर लिए अच्छे से, 2-3 बार रिवाइज कर लिए, हो गई तैयारी। और ये बोलना आसान है, करने में बहुत टाइम लगता है,
तो सब लोग कर नहीं पाते हैं ना, सब लोग एग्जाम का वेट कर रहे होते कि एग्जाम आएगा तब करेंगे, इस तरह से है। बोलना आसान है ये चीजें, ऐसा है। एनीवे ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का जो बचा हुआ?